जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। देखिएगा, आप लोगों की 2 दिन से क्लास नहीं आ पा रही थी क्योंकि मुझे आई फ्लू हो गया था, तो अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है। लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों का नुकसान ना हो, तो इस वजह से जो है वो क्लास वगैरह शुरू कर रहे हैं। हालांकि थोड़े से हो सकता हो प्रश्न आज कम रहें या कम देर थोड़ी क्लास रहे, क्योंकि डॉक्टर वगैरह ने मना किया है कि फ़ोन वगैरह जो है उसको ज़्यादा मत देखो या स्क्रीन वगैरह जो है उसका ज़्यादा प्रयोग ना करो। लेकिन मैं सोच रहा हूँ आप लोगों का इतना ज़्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि रोज़ कनेक्टिविटी बनी रहती है, तो आप लोग भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग अपना समय ना गवाते हुए क्लास को शुरू करते हैं। बस एक बार आप लोग अच्छे से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा पूरा उद्देश्य है कि इस बार जो है आप लोगों को वर्दी दिलानी है। तो मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, बस आप लोग अपनी तरफ से पूरे ईमानदार हो जाइएगा। ठीक है, चलिए। पहला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? साबरमती नदी, नर्मदा नदी, माही नदी या ताप्ती नदी? बताइएगा कि कौन सी नदी ऐसी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो सही आंसर बेटा हो जाएगा क्या आप लोगों का, जल्दी से बताइएगा। तो सही आंसर हो जाएगा माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और कहाँ जाती है ये? अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, ये अपना जल कहाँ गिराती है? अरब सागर में। ठीक है, साबरमती नदी भी कहाँ गिराती है? अरब सागर की खंबात की खाड़ी में। ठीक है, नर्मदा नदी भी कहाँ? अरब सागर में। फिलहाल ये चारों नदियाँ जो हैं अरब सागर में ही अपना जल गिराती हैं, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, और माही नदी जो है वो राजस्थान की मेवाड़ पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है बेटा? राजस्थान की मेवाड़ पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। इसके साथ में जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक के पठार से होता है। कहाँ से है? अमरकंटक के पठार से है। और नर्मदा नदी पर जबलपुर शहर स्थित है, और जबलपुर में क्या है? भेड़ाघाट पहाड़ियाँ हैं, और भेड़ाघाट पहाड़ी पर इस नदी पर जलप्रपात हैं। कौन कौन से? एक है धुआंधार जलप्रपात, एक कपिल धारा, एक दुग्ध धारा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो पहले प्रश्न का सही आंसर बच्चा हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए। दूसरा प्रश्न है हमारा कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किस राज्य में यूरिया गोल्ड नामक यूरिया की नई किस्म लॉन्च की गई? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? बताइएगा। तो देखिएगा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अभी यूरिया गोल्ड नामक एक यूरिया की नई किस्म लॉन्च की गई है। कहाँ पर बेटा? तो राजस्थान के सीकर में। कहाँ पर बेटा? राजस्थान के सीकर में जो है वो एक नई यूरिया की किस्म लॉन्च की गई। अब जल्दी से आप लोग बताइएगा राजस्थान की झीलें। तो बेटा यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है ढेवर झील, एक का क्या नाम है? नक्की झील। ये सारी राजस्थान की हैं। एक का नाम है जयसमंद झील, एक का नाम है राजसमंद झील। ठीक है, डिडीवाना झील भी यहीं पर है। ठीक है, डिडीवाना झील। इसके साथ में भारत की सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील सांभर झील भी यहीं पर है। राजस्थान में ही आरावली पर्वत श्रेणी पर सबसे ऊंचा जो शिखर है जिसका नाम क्या है? गुरु शिखर स्थित है। क्या है बेटा? गुरु शिखर, आरावली पर्वत पर। ठीक है, यहीं पर एक नदी बहती है, लूनी नदी। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। तो सही आंसर क्या हो गया आप लोगों का? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तीसरा प्रश्न है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर मेला का शुभारंभ कहाँ किया गया? नोएडा, नई दिल्ली, बेंगलुरु या लखनऊ? बताइएगा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर मेला का जो शुभारंभ है बेटा वो कहाँ पर किया गया है? तो सही आंसर तीसरे प्रश्न का क्या हो जाएगा? नोएडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नोएडा हो जाएगा। नई दिल्ली में आप लोगों को पता है वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन, कई बार पढ़ा चुके हैं। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ, पहली बार हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, इसके साथ में नई दिल्ली में ही अभी हुआ है राष्ट्रीय युवा सम्मेलन हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है? राष्ट्रीय युवा सम्मेलन। और भारत में पहली बार, याद रखना, भारत में पहली बार 5वां जो है
वो विश्व कॉफ़ी सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। विश्व कॉफ़ी सम्मेलन का आयोजन 5वां है ये, लेकिन भारत में पहली बार। कहाँ पर? बेंगलुरु के अंदर। भारत में प्रथम, मतलब भारत में पहली बार हो रहा है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो कहाँ हो रहा है? बेंगलोर के अंदर। बाकी भारत का अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर मेले का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो नोएडा के अंदर किया गया है। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न है हमारा कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? गैलीलियो ने, माइकल फैराडे ने, आर्किमिडीज ने, या फिर क्रिश्चियन हाइगेंस ने? बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। चौथे प्रश्न का सही आंसर जल्दी से बता दीजिएगा कि जो प्रकाश का तरंग सिद्धांत है बच्चा, वो किसने दिया है? बताइएगा। तो बेटा प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो था वो क्रिश्चियन हाइगेंस ने दिया है, तो सही आंसर तो डी ऑप्शन हो जाएगा। गैलीलियो ने क्या दिया था बेटा? तो गैलीलियो के द्वारा जड़त्व का नियम दिया गया था। किसका? जड़त्व का नियम दिया गया था। जो माइकल फैराडे थे, इनके द्वारा क्या दिया गया था? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। ठीक है, इसके साथ में जो आर्किमिडीज हैं, इन्होंने किसका सिद्धांत दिया था बेटा? तो उत्प्लावकता का नियम दिया था इन्होंने। ठीक है, इन्होंने तो बताया था कि वो तैरती रहती है, लोहे की कील डूब जाती है, इतना बड़ा जहाज जो है वो तैरता रहता है। ये सब आर्किमिडीज ने ही बताया था। सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पांचवा प्रश्न है कि यूरोप की एकमात्र नदी जो भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, राइन नदी, डैन्यूब नदी, वोल्गा नदी, या स्प्री नदी? बताइएगा। यूरोप की एकमात्र ऐसी नदी कौन सी है जो भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? देखिए, कम समय में आपको सबसे ज़्यादा अच्छा कंटेंट देने की कोशिश है कि मात्र 15-20 मिनट की क्लास में आप लोग अच्छा से अच्छा पढ़ के आराम से चले जाएं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का समय बहुत कीमती है। यूट्यूब पे जितना कम समय बिताएंगे उतना ही आप लोग, जितना किताबों को समय देंगे और यूट्यूब पे कम देंगे। यूट्यूब पे मात्र किसी की भी क्लास करिए तो 30-35 मिनट से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। ये नहीं फिर पता लगा 3 घंटे क्लास चल रही है, उसमें बहुत सारे अपने घर की चाचा मामा सबकी कहानियाँ बता रहे हैं। ठीक है, तो ये इन सब चीज़ों से बचिएगा। कोशिश ये करिएगा, समय कम है क्योंकि 24 घंटे हैं, उनमें जितना अच्छा पढ़ पाएँ आप लोग। चलिए, यूरोप की एकमात्र नदी जो भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है बेटा, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है राइन नदी। क्या नाम है बच्चा? राइन नदी है। याद रखिएगा, राइन नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो आल्पस पर्वत से। यूरोप में पर्वत है, आल्पस पर्वत से उद्गम होता है और इसके साथ में उत्तर सागर में अपना जल गिराती है। कहाँ जल गिरा देती है बेटा? उत्तर सागर में जल गिराती है। और इससे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखिएगा आप लोग, कि यूरोप की सबसे व्यस्त नदी है। यूरोप की, क्योंकि सबसे ज़्यादा व्यापार जो होता है वो इसी नदी से होता है। यूरोप की सबसे व्यस्त नदी है। इसके साथ में अगर आपसे और फैक्ट पूछ लिया जाए कि जर्मनी एवं फ्रांस को कौन सी नदी अलग करती है? जर्मनी व फ्रांस को अलग करती है कौन सी नदी? तो राइन नदी के द्वारा ही जर्मनी और फ्रांस को अलग किया जाता है। मतलब जर्मनी और फ्रांस के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो अगर प्रश्न ये पूछ लिया जाए तब भी आंसर क्या हो जाएगा? राइन नदी। राइन नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है रूर नदी। कौन सी है? रूर नदी। ठीक है, जिसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा कोयला जो होता है वो पाया जाता है। ठीक है, डैन्यूब नदी के किनारे सबसे ज़्यादा राजधानियाँ स्थित हैं। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है बेटा हमारा कि यदि किसी विधेयक के संबंध में यह प्रश्न उठता है कि यह धन विधेयक है या नहीं, तो इस पर अपना अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, या लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा? बताइएगा। यदि किसी विधेयक के संबंध में यह प्रश्न उठता है कि यह धन विधेयक है या नहीं है, तो इस पर अपना अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, या वित्त मंत्री के द्वारा, या लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा? किसके द्वारा लिया जाएगा? सही आंसर बताइएगा। तो बेटा इसका निर्णय लिया जाता है किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए धन विधेयक किसमें है, तो धन विधेयक की परिभाषा जो है वो
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में है। ठीक है, याद रखिएगा। राज्यसभा, पहली बात तो राज्यसभा में धन विधेयक जाता नहीं है, अगर जाता भी है, बस अगर राष्ट्रपति जो है धन विधेयक को मना कर दे तो 14 दिन बाद ये स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़े, 7वां प्रश्न है हमारा कि सिपकीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर? बताइएगा, बताइएगा जल्दी से। सिपकीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता है कि सिपकीला दर्रा से जो है, देखिएगा, इसी सिपकीला दर्रा से भारत में एक नदी प्रवेश करती है। कौन सी? सतलज नदी। कौन सी नदी प्रवेश करती है? तो भारत में सतलज नदी प्रवेश करती है और यह बेटा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। आपकी जो सतलज नदी है ये निकलती कहाँ से है? तो एक राकस ताल नाम का, ठीक है, मानसरोवर झील के पास में राकस ताल है, वहाँ से ये निकलती है। ठीक है, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश में ही और कौन सा दर्रा है? तो याद रखिएगा यहीं पर एक रोहतांग दर्रा है। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश में एक रोहतांग दर्रा है। इसके साथ में हिमाचल प्रदेश में और कौन सा दर्रा है, जल्दी से बताइएगा। तो हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रा है। कौन सा है? बारालाचा दर्रा है। ठीक है, रोहतांग दर्रे से कौन सी नदी निकलती है? तो रावी नदी निकलती है। कौन सी आती है बेटा? रावी नदी निकलती है। और बारालाचा से चंद्रभागा, मतलब चंद्र और भागा नाम की दो नदियाँ, तो कहते हैं कि चिनाब नदी। ठीक है, ये सारी कहाँ पर हैं बेटा? मतलब ये सब दर्रे कहाँ पर हैं? तो हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। जल्द आगे बढ़ें अगले प्रश्न पर। उत्तराखंड में कौन कौन से हैं? तो माना, नीति, लिपुलेख। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में दिपू, पांगसाट, यांग्याप। और जम्मू कश्मीर में कौन कौन से हैं बच्चा? तो जम्मू कश्मीर के अंदर बनिहाल और पीर पंजाल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 8वां प्रश्न है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? रोपड़, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या चाहुंदड़ो? बताइएगा। तब तक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये कौन कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो रोपड़ जो है बेटा सतलज नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के तट पर, हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर, और चाहुंदड़ो किस नदी के तट पर है? तो बेटा ये भी सिंधु नदी के तट पर है। ठीक है, रोपड़ जो है वो पंजाब भारत में है, बाकी ये तीनों स्थल जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। ये भी याद रखिएगा आप लोग। तो याद रखिएगा मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य हमको रोपड़ से प्राप्त हुए हैं, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ में हमको यहाँ पर तांबे की कुल्हाड़ी भी मिली है। कहाँ पर? रोपड़ में तांबे की कुल्हाड़ी भी यहीं से प्राप्त हुई है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला स्थल, क्या पूछ लिया जाए? स्वतंत्रता के बाद खोजा गया भारत का पहला स्थल। ठीक है, भारत का पहला स्थल तो कौन सा हो जाएगा बेटा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा रोपड़ हो जाएगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है और सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो ही है। इसको मृतकों का टीला कहा जाता था, याद रखिएगा। और खोज किसने की थी? 1922 में राखलदास बनर्जी ने। ठीक है, चलिए 9वां प्रश्न है कि कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? एओ ह्यूम, डब्ल्यूसी बनर्जी, जॉर्ज यूल या डफरिन? बताइएगा। सही आंसर 9वें प्रश्न का क्या हो जाएगा? तो देखिएगा कांग्रेस की स्थापना होती है वर्ष 1885 में। कब होती है? 1885 में होती है। और इसके सबसे पहले अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष कौन बनते हैं? 1885 में। इसका अधिवेशन जब होता है 1885 में, कहाँ होता है? बम्बई में होता है। तब इसके अध्यक्ष बनते हैं कौन? डब्ल्यूसी बनर्जी। कौन बनते हैं? डब्ल्यूसी बनर्जी। लेकिन ये भारतीय होते हैं। तो पहले अंग्रेज यूरोप अध्यक्ष बनते हैं, जॉर्ज यूल बनते हैं। और ये अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? तो 1888 का कांग्रेस का अधिवेशन होता है इलाहाबाद का। किसका? इलाहाबाद अधिवेशन की ये अध्यक्षता करते हैं। एओ ह्यूम जो थे वो इसके क्या थे?
संस्थापक सदस्य थे या पहले सचिव थे? ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। इसके साथ में ही अगर आपसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष पूछ लिए जाए तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू। चलिए 10वां प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? थोरियम को, ग्रेफाइट को, रेडियम को या साधारण जल को? बताइएगा। तो देखिएगा, जब परंपरागत नाभिकीय रिएक्टर होते हैं तो उनमें मंदक के रूप में किसको प्रयोग किया जाता है? या तो भारी जल का प्रयोग किया जाता है, किसका? भारी जल, या फिर किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है आप लोगों को, ग्रेफाइट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, अब देखिएगा होता क्या है कि ग्रेफाइट जो है वो औद्योगिक स्तर पर जो निर्मित होने वाले शुद्धतम पदार्थ होते हैं उनमें से एक है। ठीक है, और यह अत्यधिक तापमान पर भी अपना गुण बनाए रखता है। इसीलिए जो है आधुनिक संवर्धन जो यूरेनियम वगैरह वाले यूज होते हैं ना, इनमें इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ें, बताइएगा आगे बढ़ा जाए तो सही आंसर तो आप लोगों का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, ग्रेफाइट वाला। ठीक है, चाहे ग्रेफाइट आ जाए, चाहे कौन सा आ जाए, भारी जल आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप लोगों का आंसर सही हो जाएगा। अच्छा चलिए बता ही दीजिएगा, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? भारत में भी तो है। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? जल्दी से बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करिएगा। चलिए अब देखिएगा, आज के हमारे यही प्रश्न थे 10। बाकी जो प्रीवियस हमारी क्लास हुई थी उसका एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। आप सभी लोग जल्दी से आंसर बता दीजिएगा कि गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? पहला प्रश्न है। तो भैया गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई जो है वो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, निकलती कहाँ से है? उत्तराखंड से। अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे कम लंबाई कहाँ पर है, तो झारखंड में। ठीक है, सबसे कम लंबाई। ठीक है, चलिए अंत में कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। अगला प्रश्न है कि चाय, कॉफ़ी, मसाले के उत्पादन के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है? काली मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल मृदा या लेटेराइट मृदा? तो बेटा सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? तो लेटेराइट मृदा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और मैंने शायद आप लोगों को बताया था, यह ईंट के समान कठोर होती है। कैसी होती है? ईंट के समान कठोर होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील कौन सी है? तो बताइएगा जल्दी से। टिटिकाका है, मराकाइबो है, विक्टोरिया है या सुपीरियर है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? तो सही आंसर हो जाएगा टिटिकाका झील है। और बेटा ये कहाँ पर है? तो पेरू और बोलीविया की सीमा पर है। ठीक है, पेरू और बोलीविया की सीमा पर, दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न है कि संविधान सभा में संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो मैंने आप लोगों को बताया था संघ संविधान समिति। ठीक है, ये किसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। भीमराव अंबेडकर किसके अध्यक्ष थे? तो प्रारूप समिति के। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया, भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो बेटा कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया। ठीक है, किस में है? तो भाग 4 का में है, 51 ए में है, अनुच्छेद 51 ए में है। वर्तमान में 11 है, पहले कितने थे? 10 थे। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको जोड़ा गया है। कहाँ से लिए हैं? तो यूएसएसआर से लिए गए हैं, मतलब रूस के द्वारा हमने इनके संविधान इसको मूल कर्तव्यों को ग्रहण किया है। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चा कि निम्न में से किसने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित की थी? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि पाटलिपुत्र से वैशाली जो है वो किसने स्थानांतरित की थी? तो शिशुनाग ने। किसने? शिशुनाग ने। इसने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी और हर्यक वंश के अंतिम राजा जो थे उसकी हत्या करके इसने नए वंश की नींव रखी थी। ठीक है, चलिए सातवां प्रश्न है हमारा कि मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक के लेखक कौन है?
तो बेटा कौन थे? विशाख दत्त थे, सही आंसर हो जाएगा। बादशाहन की कामसूत्र थी, विष्णु शर्मा की कौन सी थी? पंचतंत्र थी। ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन कहा जाता था, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत नामक पुस्तक लिखी थी। कौन सी लिखी थी? ब्रह्म सिद्धांत। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न था कि उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बताया था मैंने, कहाँ पर स्थित है बेटा? आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय तो इटावा के अंदर स्थित है। कानपुर में क्या बताया था? डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय सरकरा अनुसंधान केंद्र, ये सब कहाँ थे? कानपुर के अंदर है। ठीक है। 9वां प्रश्न था कि उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताए थे 1956 में की गई थी। भारत के 3 जो है वे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी और ताजमहल। कब सम्मिलित किए गए थे? 1983 में। अगर आपसे पूछ लेता पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब की गई, तो 1972 में की गई थी। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न है हमारा कि किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया था? तो कहाँ के भैया? सूरीनाम के। यहाँ के राष्ट्रपति कौन थे? तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी। कौन थे? चंद्रिका प्रसाद संतोखी। सूरीनाम की अगर राजधानी याद रह गई हो तो आप लोग बता दीजिएगा। 11वां प्रश्न था कि वर्ष 2023-24 में खरीफ की फसल धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है? तो 143 रुपये बढ़कर कितना हो गया है? 2183 हो गया है। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न है कि खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स के रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो सामंत गोयल के स्थान पर कौन आ गए हैं बेटा? रवि सिन्हा आ गए हैं। तो सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? तो रवनीत कौर बनी है। और जनार्दन प्रसाद भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक बने हैं। ठीक है। 13वां प्रश्न है कि ODBC का पूरा नाम क्या है? तो ODBC का पूरा नाम क्या है बेटा? ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। बी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14वां प्रश्न है कि ईस्ट और मशरूम किसके उदाहरण हैं? तो ईस्ट और मशरूम किसके उदाहरण है बेटा? फफूंद के उदाहरण है। ठीक है, चलिए 15वां प्रश्न है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी आप लोग बताइएगा आप लोगों को क्लास वगैरह कैसी लगी। बाकी एक बार भाई वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। अब जैसे ही मेरी थोड़ा सा आंखें और नॉर्मल होंगी, प्रश्नों की संख्या अपने आप बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। दूसरा, एक बार आप लोग कुछ प्रश्न हैं उनके आंसर कर बता दीजिएगा कि फिनलैंड की राजधानी क्या है? ठीक है, फिनलैंड की राजधानी क्या है? इसी के साथ में थाईलैंड की राजधानी बता देना, लाओस की राजधानी और सूरीनाम की राजधानी। हो सके तो इनके राष्ट्रपति वगैरह भी लिख देना, मुद्रा तो लिख ही देना। ठीक है, इतने प्रश्न जो हैं आप लोगों के लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।